हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 47। अब तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है 46 तक। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 47। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर QR कोड है, इस QR कोड की मदद से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो। सारे पीडीएफ जो है इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। आप में से जो भी है जो वेट कर रहे हैं ALP CBT 1 या फिर 2 के लिए फिजिक्स के वीडियो स्पेशली देखिए, CBT 1 के लिए तो ये सीरीज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। CBT 2 में जो फिजिक्स के सवाल आते हैं, हीट के चाहे करंट के, जिस भी टॉपिक्स के सवाल जो आते हैं वो थोड़े से बोल सकते हो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, डीपली आते हैं, ये बात तो मैं जानता हूँ। और इसीलिए आप बोल भी रहे हो कि CBT 2 के लिए फिजिक्स का जो है सीरीज जो है स्टार्ट कीजिए। तो मैंने सोचा था कि मई में तो मैं कर दूंगा, लेकिन मई में नहीं हो पाएगा। जून से मैं स्टार्ट करूंगा इसको। अभी क्या है कि मैं जो ग्रुप डी 2018 माफ़ करिएगा ग्रुप डी 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके साइंस के, उसके लिए मैं PDF को तैयार कर रहा हूँ। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया था मार्च से, ठीक है। तो पूरा मार्च गया, पूरा अप्रैल गया, और ये पूरा मई भी जाएगा। और 80% जो है कंप्लीट हो चुका है, 20% बचा हुआ है जिसमें पूरा मई तो लगेगा ही। और डेली मैं इस पे काम करता हूँ 7 घंटे, कम से कम 7 घंटे। 7 घंटे से ऊपर चले जाते हैं लेकिन नीचे नहीं। 7 घंटे मैं काम कर रहा हूँ मार्च से। पूरा मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई चल रहा है, और मई में भी यही हाल रहेगा। टाइम इतना ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार जो मैं PDF तैयार कर रहा हूँ उसमें सारे न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें, और जितने भी थ्योरी वाले सवाल हैं सब के आंसर के साथ साथ उसका जो सलूशन है, उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो देने चाहिए, वो सारे, जहाँ टेबल की ज़रूरत है वहाँ टेबल डालता हूँ, जहाँ पर पिक्चर की ज़रूरत है पिक्चर डालता हूँ। तो इस प्रकार से पूरा क्या है कि एक कंप्लीट बनाया जा रहा है। जैसे 2018 वाला जो PDF था, 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उसका PDF था, उसमें क्वेश्चन और साथ में क्या था, आंसर था। आंसर की मैंने दे दिया हुआ था, सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिला हुआ था जो मैंने YouTube पर डाला हुआ है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन, आंसर नीचे में, और साथ में उसका सॉल्यूशन, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है रिलेटेड सारे के सारे मैं मेंशन कर रहा हूँ। और जितने भी न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं सबको मैंने सॉल्व किया हुआ है। न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं 2022 के पेपर में, आप जानते ही हो। तो उन सारे न्यूमेरिकल को भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ नीचे में, एक एक न्यूमेरिकल को। तो इसीलिए इतने टाइम लग रहे हैं, वरना क्या है कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाता, 3 महीने नहीं लगते। तो 3 महीने कंप्लीट करने में लगेंगे ही लगेंगे। और डेली 7 घंटे आप टाइम जोड़ सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस को टाइप करना फिर उसका सलूशन, तो सीधी सी बात है टाइम तो लगनी ही है इसमें। और ये जो PDF होगा वो आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इतना ज़्यादा यूजफुल होगा कि मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये PDF होने वाला है। अगर आप फ्यूचर में रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देने वाले हैं, तो उस PDF को आप ज़रूर परचेज करना, बाई करना, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा फ्री में, सीधी सी बात है ना। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, 3 महीने तक मेहनत करूँगा, 7 घंटे डेली काम कर रहा हूँ, तो एक जॉब मैं कर रहा हूँ इस PDF को तैयार करने में, तो बदले में सैलरी तो लूँगा ना। इतना तो आप उम्मीद कर ही सकते हो कि बंदा इतना मेहनत कर रहा है तो बदले में कुछ चार्ज तो लेगा ही। लेकिन हाँ, जब आप बाई करेंगे तो आप पछताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त PDF जो है मैं तैयार कर रहा हूँ, जो आपके आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए, या फिर RRB JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई से भी एग्ज़ाम हो रेलवे के अंदर, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। और सिर्फ रेलवे के अंदर ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, उस हर एग्ज़ाम के लिए क्या है कि वो यूजफुल है। अब साइंस के सवाल जो है वो तो कॉमन ही होते हैं ना, चाहे SSC के पेपर हो, चाहे किसी PCS का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, सारे में साइंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उस PDF को परचेज कर सकते हैं। बस वो सवाल सब जो होंगे वो आपके 2022 में पूछे गए होंगे रेलवे के एग्जाम में, और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो जब रेडी हो जाएगा, मई में तो पक्का है कि रेडी हो ही जाना है, उसके बाद उसको स्टोर पर अपलोड किया जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का वीडियो कब आएगा, तो देखिए वीडियो नहीं आएगा, वीडियो मैं इस बार नहीं डाल रहा हूँ उसका, ठीक है। PDF रहेगा, PDF में सारे सोल्यूशन है, तो आप PDF बाई करके सारे सोल्यूशन को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। वीडियो नहीं आएगा।
इससे पहले जो भी PDF मैंने डाले हैं स्टोर पर क्वेश्चन बैंक वाले, सबका वीडियो अवेलेबल है। तो वहाँ मैंने केवल आंसर की डाला हुआ है, सोल्यूशन नहीं डाला हुआ है। यहाँ पर क्या है कि सोल्यूशन पूरा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, न्यूमेरिकल भी। तो वीडियो जो है इसका मैं फ़िलहाल नहीं डालूंगा क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहेगा। उसके बाद मैं LP के लिए वीडियो डालूंगा, ये सीरीज चलता रहेगा, तो फिर टाइम रहेगा नहीं उसका भी करवाने का। तो उसके लिए आपके पास एक विकल्प रहेगा, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त, कि आप PDF को लो और फिर उसको पढ़ो। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर क्या करता है? जनरेटर को आप बिजली देते हो या फिर जनरेटर बिजली आपको देता है? जनरेटर हमें बिजली देता है, बदले में हम उसमें क्या डालते हैं? डीजल डालते हैं और उसके एक्सल को घुमाते हैं। तो हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और जनरेटर हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर। और इसके ठीक उल्टा काम करेगा कौन? मोटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि मोटर चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और फिर वो काम करता है। तो ए हमारा आंसर। बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष का निर्माण जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण और आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। और इंद्रधनुष हमेशा जो है ये बनेगा सूर्य के अपोजिट साइड में, जिधर सूर्य होगा उसके ठीक विपरीत साइड में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये जो इंद्रधनुष का बनना है, इसका अर्थ यह है कि सूर्य का प्रकाश जो है बहुवर्णी होता है। बहुवर्णी यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो है कई रंग होते हैं। तो आप जानते हो 7 रंग होते हैं विभिन्न की ओर। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन और कार्बन परिवार के समूह क्रमांक क्रमशः क्या है? यानी जो हैलोजन फैमिली है कौन से समूह में है और जो कार्बन फैमिली है कौन से समूह में है? समूह संख्या आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो जो हैलोजन है वो समूह संख्या 17 में है और जो कार्बन परिवार है वो समूह संख्या 14 में है। तो कार्बन परिवार में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लम्बम। हैलोजन में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ये सारे। तो पहले है हैलोजन तो समूह 17, उसके बाद कार्बन तो समूह 14। डी हमारा आंसर। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। इसका निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। ये जो है आभासी और छोटा, ये प्रतिबिंब कभी भी उत्तल लेंस में नहीं बनता है। आभासी और छोटा प्रतिबिंब जो है ये केवल और केवल बनता है अवतल लेंस में, अवतल लेंस में बनता है। तो ये विकल्प तो नहीं होगा। तो जब वस्तु को 2f1 से परे, 2f1 से परे कहने का मतलब हो गया कि अनंत और 2f1 के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच में। और ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है, देख लो यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है मुख्य अक्ष के नीचे हुआ है। तो ये जो है उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है और ये साथ में क्या है? छोटा है। तो वास्तविक और छोटा हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस में याद रखिएगा हर तरह का प्रतिबिंब बनेगा, बस ये नहीं बनेगा आभासी और छोटा। किसी वस्तु को डैश दर्पण के डैश रखने से वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जैसे ही समान आकार का प्रतिबिंब देखो वैसे ही आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि वस्तु को रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर, वस्तु को रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर। समान आकार का जैसे ही मिल जाए प्रतिबिंब, वस्तु को रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर। तो ये काट दो, फोकस वाले जो भी है, वक्रता केंद्र के अलावा जो भी है सबको काट दो, सबको काट दो। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। और वक्रता केंद्र पर भी कहाँ? अवतल दर्पण के सामने, क्योंकि उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, सीधा आभासी छोटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है O3। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर।
डी हमारा आंसर अंटार्कटिका के ऊपर। नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर डैश। नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर क्या होगा। देखो ओम का नियम जो है ये कहता है V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, लेकिन कब, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो V बट्टे में जो I है ये भी क्या होगा कि कांस्टेंट होगा, और यही बराबर प्रतिरोध होता है। और आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, यानी कि ये रेशियो बढ़ेगा घटेगा। हम बोल सकते हैं ना टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये रेशियो जो है ये बढ़ेगा घटेगा, जबकि ओम का नियम कहता है कि ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। तो वहां पर कंडीशन होता है कि जो टेम्परेचर है वायर का वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो सीधा समानुपाती जो है रिलेशन है, संबंध है, तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, तो धारा का मान बढ़ता है। सी हमारा राइट आंसर। विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जो गीजर होता है उसका काम होता है पानी को गर्म करना, हम स्विच ऑन करते हैं पानी गर्म होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करता है ऊष्मीय ऊर्जा में। बी हमारा आंसर। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर डैश लिखा जाता है। जैसे ये H2 है, ये O2 है, ये तीर है, एरो है, और यहां पर बन जाएगा हमारा H2O। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण हमें दिया हुआ है। ये दोनों अभिकारक हैं जो तीर के बाईं तरफ है, और ये उत्पाद है जो तीर के दाईं तरफ है। तो काफी आसान सवाल है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। तो अभिकारक को हमेशा तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। डी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर देखो जो C4H8 है, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है, यानी कि CnH2n फॉर्मूला पर है। यहां पे जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है। ये जो फॉर्मूला है ये एल्कीन का है, ये जो फॉर्मूला है ये एल्कीन का है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। ये सारे जो है एल्कीन समजातीय श्रेणी से संबंधित है, ये सारे जो है एल्कीन फैमिली के हैं, और ये जो ए है ये इससे अलग है। तो ए हमारा आंसर। इनमें से किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। धावन सोडा जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो धावन सोडा का इस्तेमाल धोने के लिए तो किया जाएगा, साबुन में किया जाएगा, कागज में किया जाएगा, कांच में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में नहीं किया जाता है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। धावन सोडा का उपयोग जो है कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है, घरों में साफ सफाई के लिए होता है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग होता है। याद रखिएगा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन में हमेशा आपको मिलेगा बेकिंग सोडा, एक विकल्प में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वो बेकिंग सोडा आंसर नहीं होगा, धावन सोडा आंसर होगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, अस्थायी, क्योंकि अस्थायी को दूर करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उबाल देते हैं, कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा को मिलाया जाता है, और बोरेक्स के निर्माण में जो है ये धावन सोडा का उपयोग होता है। Na2B4O7.10H2 ये है बोरेक्स, इसके निर्माण में धावन सोडा का उपयोग होता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, इसका लेंगे जलीय विलयन, नमक पानी का घोल बोल सकते हो। इसी को इंग्लिश में ब्राइन कहा जाता है और हिंदी में लवणीय जल कहा जाता है। जब करवाया जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड
और यहाँ पर गैस उत्सर्जित होती है क्लोरीन, साथ में एक और गैस उत्सर्जित होती है हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का उत्सर्जन होता है, और क्षार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रबल क्षार उत्पन्न होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवणीय जल हमारा आंसर हो जाएगा, ब्राइन हमारा जो है आंसर है, ए हमारा आंसर है। यहां मैंने लिख भी दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर इनमें से किस रंग का अवशेप बनता है? लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो होता है अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर पीला रंग का अवक्षेप बनता है। पीला रंग का जो अवक्षेप बनता है वो होता है लेड आयोडाइड का, PbI2, लेड आयोडाइड, ये अवक्षेप बनता है। और पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन बनता है, इसी जलीय विलयन में ये पीला रंग का अवक्षेप होता है, लेड आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं मिल करके, लेकिन वो सारे के सारे एक ही उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, उत्पाद एक ही होगा, सिंगल प्रोडक्ट। यहां देख लो, एक ही है विकल्प। अच्छा, हमसे पूछा है संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो इसमें देख लो, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये हमारा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। वियोजन ठीक इसका उल्टा होता है, एक अभिकारक होगा जो टूट जाएगा कई सारे उत्पादों में, सिंगल रिएक्टेंट। एक अभिकारक, यहां एक उत्पाद। कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक पोटाश, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम लोग कास्टिक पोटाश बोलते हैं। ये दोनों ही जो है अल्कली है, क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका है भकरा चूना या बुझा हुआ चूना, स्लेक्ट लाइम, इसी को आप लाइम वाटर बोल सकते हो। इसका जो जलीय विलयन होगा वो लाइम वाटर कहलाएगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, यानी कि रासायनिक सूत्र जो है वो कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लें कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। लेड सल्फेट, लेड जो आयन होता है हमारे पास वो Pb+2 के फॉर्म में होता है, और जो सल्फेट आयन होता है वो SO4 के फॉर्म में होता है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पर हम लेड का सिंबल लिखेंगे, यहाँ पर सल्फेट का सिंबल लिखेंगे, और लेड के नीचे हम लेड का चार्ज लिखेंगे साइन हटा करके। +2 है तो प्लस नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे। यहाँ 2- है तो माइनस नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, साइन हटा करके लिखना है। और इसको करेंगे क्रिस क्रॉस, तो ये हमारा हो जाएगा Pb2SO4 का होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहीं पर इसको छोड़ो, हम यहीं पे क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 2 का एलसीएम 2 होगा, और उसी एलसीएम से हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 तो अब कुछ नहीं करना है, PbSO4 हो गया। यही है लेड सल्फेट, PbSO4, डी हमारा आंसर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो A है, B है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 6 है। हम क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि 3 आएगा। फिर उस 3 से, उस एलसीएम से इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और उसी एलसीएम से भाग लगाएंगे इसमें तो 2 आएगा। तो फॉर्मूला बनेगा A2B1। तो 1 हम लिखते नहीं है, सिंपली A2B हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने एलसीएम बोला है क्या, माफ करिएगा, शायद मैंने एलसीएम बोला है, एलसीएम नहीं HCF, ठीक है, HCF। 3 6 का एलसीएम 3 थोड़ी ना आएगा, तो सही कर देना।
तो HCF होगा, जहां मैंने LCM बोला है ना वहां पर HCF होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? जल परिवहन का, ठीक है, जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल को जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से खींचकर पत्तियों तक ले जाया जाता है स्थानांतरण कहलाती है। देखो स्थानांतरण जो है हम लोग फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। फ्लोएम से जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, स्थानांतरण भी बोलते हैं, ठीक है। इसी सीरीज में मैंने आपको ये चीज समझाया हुआ है, बताया हुआ है पहले, तो ये आंसर नहीं होगा। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, तो ये सही हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही है। रंध्रों से जल हानि की प्रक्रिया में ATP के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रंध्रों से जो जल की हानि होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ATP खर्च नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो ये ट्रांसपीरेशन होता है जल का वाष्प के रूप में रंध्र से हानि होना, ये जो ट्रांसपीरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, ये एक एक्टिव प्रोसेस नहीं है, इसमें ऊर्जा की खर्च नहीं होती है। वह प्रक्रिया जो दिन के दौरान जाइलम में जल की मुख्य चालन शक्ति है वह मूलदाब है, रूट प्रेशर है, ये गलत हो जाएगा। वो रूट प्रेशर नहीं है, वो है ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वह प्रक्रिया जो दिन के दौरान जाइलम में जल की मुख्य चालन शक्ति है वो है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? देखो आंत में जाकर के पूर्ण पाचन हो जाता है और आंत में ही पाचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो जो प्रोटीन है ये फाइनली डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड बन जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज बन जाता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो गया। उसके बाद जो फैट्स होते हैं ये आपके फैटी एसिड, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। अब ये जो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, इसका अवशोषण हो जाता है ब्लड में। ये जो फैट्स हैं जो टूट गया फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, ये वापस से कंबाइन हो जाते हैं और फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये पहुंच जाएगा लिम्फ में। हमारे बॉडी के अंदर एक तो है रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। इसे हम लोग लसिका बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इसे हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, उत्तक द्रव भी बोलते हैं। तो जो फैट्स है ना, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा लिम्फ से और इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होगा अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इन सब का ब्लड से। तो लसिका हमारा आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है। संतान का जो लिंग है, जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, किसके क्रोमोसोम से डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है पितृ गुणसूत्र से, क्योंकि माता के पास जो गुणसूत्र होता है वो XX ही होता है और पुरुष के पास XY होता है, पिता के पास XY होता है। लेकिन जो शुक्राणु बनेगा उसमें या तो X वाला बनेगा या फिर Y वाला बनेगा, और जो अंडाणु जो बनेगा महिलाओं के अंदर उसमें केवल और केवल X होगा। जबकि शुक्राणु के अंदर जो है ये X भी हो सकता है और ये Y भी हो सकता है। अब ये XX जाकर के निषेचित हो जाए तो फिर से XX बनेगा, यानी कि लड़की जन्म लेगी। और अगर इस X के साथ ये Y जाकर के निषेचित कर दें तो XY बनेगा, यानी कि लड़का जन्म लेगा। तो ये डिपेंड करता है पिता के क्रोमोसोम पर कि जो शुक्राणु निषेचित हुआ है जाकर के वो X वाला था या फिर Y वाला था। निम्न में से कौन सा पादपों में एक जटिल अस्थायी उत्तक है? पादपों में कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्तक है? सरल अस्थायी उत्तक होता है, जटिल अस्थायी उत्तक होता है। तो ये तीनों तो है सरल अस्थायी उत्तक। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ये तीनों क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये है पैरेन्काइमा, ये है कोलेनकाइमा और ये है स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम और फ्लोएम ये दो होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जटिल अस्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। निम्नलिखित में से कौन सा एक
वनस्पतिक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो मेनली 5 होते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन जिसे हम लोग जिबरलिक एसिड भी बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इथाइलिन बोल दो या फिर बोल दो एथीन, C2H4। जो एल्कीन फैमिली है उसका जो दूसरा मेंबर है एथीन, वही होता है प्लांट में गैसीय हार्मोन, एकमात्र गैसीय हार्मोन एथीन। तो ये 5 जो है प्लांट हार्मोन है। इसमें देख लो कौन सा है, साइटोकाइनिन, ए हमारा आंसर। इंसुलिन अग्नाशय का हार्मोन है, थायरोक्सिन थायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन है, एस्ट्रोजन महिलाओं में अंडाशय का हार्मोन है। तो ये सारे जो है जंतु हार्मोन है और ये एक प्लांट हार्मोन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है सियानोकोबालामीन। सियानोकोबालामीन, इसी को सिंपली कोबालामीन भी कह दिया जाता है। तो डी हमारा आंसर। जो ये थाइमीन है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। जो राइबोफ्लेविन है ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और जो नियासिन है ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? जो गर्म खून वाले प्राणी होते हैं उसे हम लोग समतापी भी बोलते हैं। तो समतापी बोल दे या फिर गर्म खून वाले प्राणी बोल दे, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। समतापी का मतलब हो गया जो अपने बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो गर्म खून वाले प्राणी कौन है? जो ये आपके कबूतर यानी कि पक्षी जो होते हैं और स्तनधारी जो होते हैं वो गर्म खून वाले होते हैं। बाकी मछली है, सरीसृप है, उभयचर है, ये सारे जो होते हैं आपके ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। इसे हम लोग असमतापी भी बोलते हैं, जो ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। तो मछली असमतापी है या फिर ठंडे खून वाले प्राणी है। मगरमच्छ हो गया जो कि सरीसृप है, ये उभयचर है। तो ये उभयचर है, ये सरीसृप है, ये मछली है, मत्स्य है। तो ये सारे ठंडे खून वाले प्राणी है या फिर बोल सकते हैं कि असमतापी है। असमतापी है। इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। वातावरण में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है वातावरण का तो उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर कम है तो कम हो जाएगा। लेकिन समतापी में क्या होता है कि ये चीज़ मेंटेन रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस हम ह्यूमन के अंदर बॉडी टेम्परेचर है। 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, कभी कभी जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपको विकल्प में देखने को मिल सकता है। ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो ये हो जाएगा हमारा मछली तेल, फिश ऑयल। फिश ऑयल जो मछली तेल है, विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत है, विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत है। और एक और है वसीय अम्ल, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो याद रखिएगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 का भी अच्छा स्रोत है। ओमेगा 3 जो है ये फैटी एसिड है, वसीय अम्ल है। इन तीनों का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। विटामिन ए के और भी कई सारे स्रोत हैं, जैसे कि गाजर है, गोल्डन राइस है, लीवर ऑयल, लीवर, एग, मिल्क, बटर, स्पिनच यानी कि पालक, स्वीट पोटैटो, ये सारे जो है विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। वैज्ञानिक जो है जीन में कुछ परिवर्तन करते हैं अपने डिजायर्ड कैरेक्टर को प्राप्त करने के लिए। कोई प्लांट है, वो चाहते हैं कि इस प्लांट के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, तो क्या करते हैं जीन में कुछ लोचा करके, जीन में कुछ चेंज करके उसको मॉडिफाई कर देते हैं, और फिर वहाँ से जो प्लांट ग्रो करता है, पौधा जन्म लेता है, वो सारे वो कैरेक्टर वाले होते हैं जो वैज्ञानिक को चाहिए होता है। तो ऐसा किया जा सकता है, कई सारे फसलों के साथ किया जाता है। जैसे कि गोल्डन राइस है, इस राइस को मॉडिफाई किया गया था जेनेटिकली विटामिन ए के अच्छे स्रोत के लिए। गोल्डन राइस को मॉडिफाई किया गया था विटामिन ए के स्रोत के लिए। बीटी ब्रिंजल ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बीटी कॉटन ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो प्रयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम विश्व में बात करें तो सबसे पहला जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया गया पादप था वो तंबाकू था।
अगर हम भारत के अंदर बात करें तो वो बीटी ब्रिंजल था, लेकिन बाद में इसे बैन कर दिया गया क्योंकि इसका नेगेटिव जो है ये इम्पैक्ट देखने को मिला ह्यूमन हेल्थ पे। और भारत में पहला व्यावसायिक रूप से जारी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधा बीटी कपास है। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 47 का द एंड होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।